हिंदी का कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिला था, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो ये जो है साथियों संबंध जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि ईश्वर भक्त का समास विग्रह जो है ईश्वर का भक्त होता है। मतलब कि इसका जो संबंध है एक तरह से यहाँ पे का जो है, जो यहाँ पे शब्द जुड़ा है, ये यहाँ पे संबंध का बोध करा रहा है। तो ये आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास, और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया भी गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है। जैसे अलग अलग यहाँ पे शब्द है, गावा, गांव, और यहाँ पे गांव, और डी ऑप्शन गांव दिया गया है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गांव जो है शब्द का यही एक मानक वर्तनी है, जिसमें चंद्र बिंदु जो कि ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह बिंदु देखने को मिल रहा है, तो ये चंद्र बिंदु इसको बोला जाता है, इसका प्रयोग सही किया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न पूछा गया था, तरणी तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। इस शब्दों का जोड़ा आपको बताना था, तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन डी, सूर्य और नौका। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तरणी का अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का जो अर्थ है, एक यहाँ पे तरणी जो है, ये तरणी जो कि छोटी का जो मंत्र है, इसका यहाँ पे अर्थ होता है सूर्य, और जो बड़ी का मंत्र है, इसका अर्थ होता है नौका। तो यहाँ पे तरणी का एक सूर्य होगा और दूसरे तरणी का जो अर्थ होगा नौका होगा। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। साथियों सूर्य का समानार्थी शब्द जो है रवि है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का जो समानार्थी शब्द होता है रवि होता है, भानु होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, दिनकर होता है, ये सभी क्या है सूर्य के प्रसिद्ध समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, सही वाक्य चुनिए। जैसे कि पहला है, उसने कहा मैं कल आऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्प विराम का प्रयोग इसमें किया गया, जो बिल्कुल गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया, उसने कहा मैं कल आऊंगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि कल के बाद यहाँ पे लगाया गया अल्प विराम, तो ये भी आपका गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया, उसने कहा मैं कल आऊंगा, तो उसके के बाद भी यहाँ पे अल्प विराम लगाया गया है, तो ये भी आपका गलत होगा। बाकी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उसने कहा मैं कल आऊंगा, एक तरह से देखा जाए तो ये जो कथन है उसने कहा, उसके बाद उद्धरण है, मतलब कि यहाँ पे जो आपको इस प्रकार जो चिन्ह देखने को मिल रहा है, ये सिंबल देखने को मिल रहा है, ये जो है उद्धरण का है, तो इसका प्रयोग इसमें किया गया, जो कि मानक रूप से इसको शुद्ध वाक्य बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः आगे खाली स्थान प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रयोग हुआ है साथियों, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरछी रेखा र का, र और रफार र, ये आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गार्गी में तिरछी रेखा वाला जो र है और मैत्रेयी में जो रफार है उसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन जिन्होंने मारा होगा उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रम ये सही नहीं है, गार्गी और मैत्रेयी में आर के रूप में अलग है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म है। तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं दो कर्म। कौन कौन से यहाँ पे, लड़के को और वेद दोनों क्या है, कर्म है। तो इसलिए ये जो आपका आएगा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें दो कर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है। तो घुड़सवार जो कि बहुव्रीहि समास आपका आएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बहुव्रीहि समास आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि घुड़सवार का अर्थ होता है जो कि जोड़ों से मतलब होता है, दो यहाँ पे होगा या दो से अधिक होगा तभी तो आप घुड़सवार कहेंगे, एक को तो आप यहाँ पे कहेंगे नहीं। तो ये जो होगा जोड़े, जो घोड़े पर सवार होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो एक तरह से क्या, एक तरह से व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया संप्रदान तत्पुरुष समास, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए एक तरह से भाव की जरूरत होती है, और घुड़सवार में ऐसा कोई भाव का अर्थ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और अपदान तत्पुरुष समास यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, तो अपदान तत्पुरुष समास में अलग या से का भाव यहाँ पे जुड़ा होता है, हालांकि इसमें ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें भी यहाँ पे आपका शब्द आता है, जैसे कि मैं आ गया और पर आ गया, ये यहाँ पे जो होते हैं ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा सही होता है केवल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है। तो जैसे यहाँ पर पहला वाक्य क्या बात है, ये आपका सही है। अब विस्मयादि जो विध होता है, जिसको आप यहाँ पे इंग्लिश में यदि देखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें आपको देखने को मिलता है, तो एक तरह से आश्चर्य का यहाँ पे बोध कराता है। जैसे झटके से आपसे कोई पूछ दिया क्या बात है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा, मतलब कि आश्चर्य का यहाँ पे बोध किया जा रहा है, आश्चर्य से कोई चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब कि एक तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उसे जानते हैं, अभी आपके करीब था लेकिन अचानक से वो दूर जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो आप उससे सवाल कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो ये आपका अलग आएगा, ये जो आपका आएगा प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और सी ऑप्शन दिया गया मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये तो एक तरह से मैं खाना खा रहा हूँ, एक तरह से किसका बोध करा रहा है, भाव का यहाँ पे बोध करा है, विस्मय का बोध यहाँ पे करा रहा है, ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया वो स्कूल गया, तो ये भी है क्योंकि ये जो कथन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक तरह से ये जो बोध यहाँ पे कर रहा है, जाने की बात करें, एक सिंपल ये आपका सेंटेंस बनना है, इसमें कोई यहाँ पे विस्मयादि का बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये गलत है, केवल हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा जा रहा है राज प्लस ऋषि का संधि रूप क्या है। तो इसका राजश्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राज प्लस ऋषि, तो राज ऋषि जो कि एक तरह से इसमें गुण संधि हमको देखने को मिल रहा है, तो ये गुण संधि से बना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो पर लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 जिसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है, मतलब कि जोड़ा है। तो अग्नि और यहाँ पे आग, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अग्नि जो है संस्कृत का तत्सम शब्द है और आग जो है उसका तद्भव रूप है, तो इसलिए यहाँ पे तत्सम तद्भव का एक सही यहाँ पे जोड़ा बनेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दो टूक कहना का अर्थ है। दो टूक कहना मतलब कि एक तरह से अस्पष्ट जो चीजें होती है उसको बोला जाता है दो टूक यहाँ पे कहना, या आप ऐसे समझ लीजिए दो टूक कहने का अर्थ है बिना घुमाए फिराए जो बात होती है फ्रेश बोलना, मतलब साफ और स्पष्ट बात करना जो होता है ये अस्पष्ट कहना, ये होता है दो टूक कहना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है, तो इसमें आपका प्रकाश किरण दिया गया, आग का पौधा दिया गया, तो आग का पौधा, आग शब्द का अर्थ होता है आग का पौधा, ये तो गलत हो जाएगा, ये अनेकार्थी शब्दों में सम्मिलित है। और यहाँ पे
जो पूछा जा रहा है कि शब्दों में सही नहीं है, मतलब कि अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत जो नहीं आता है वो आपको बताना है। तो ज्वाला जो आएगा अनेकार्थी के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ज्वाला जो है अर्थ का एक तरह से प्रचलित जो अनेकार्थी अर्थ है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो एक तरह से यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यहाँ पे अन्य सुगंधित पदार्थ, ये सी ऑप्शन सही होगा। इतर का अर्थ होता है अन्य और इत्र का अर्थ होता है सुगंधित द्रव्य, तो इसलिए यहाँ पे इत्र का जो हो जाएगा अन्य हो जाएगा और यहाँ पे इत्र जो दिया गया ये सुगंधित पदार्थ, तो एक इत्र का अन्य और इत्र का सुगंधित पदार्थ, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था इनमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। जैसे हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंथन किया, ये तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि इस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बाकी जितने लोग बी ऑप्शन मारे होंगे, जैसे मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया, तो एक तरह से किस चीज का यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है, एक तरह से इसमें एक ही मुख्य कथन है और वो भी यहाँ पे पूरा नहीं है, पूरा स्पष्ट नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। जैसे राघव शीघ्र लौटेगा, तो राघव शीघ्र लौटेगा एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो शीघ्र मतलब क्रिया विशेषण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे निपात का प्रयोग नहीं हुआ है और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ से तो से यहाँ पे लगाया गया, तो से मतलब एक तरह से ये संबोधन वाक्य हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, जी हाँ राहुल भी, जो यहाँ पे भी शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है, जो भी है एक तरह से ये जो है एक निपात है, मतलब कि समानता और अतिरिक्तता का बोध यहाँ पे करा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से देशज शब्द चुनिए। तो देशज मतलब देशज का यहाँ पे शब्द पगड़ी से होगा, ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पगड़ी जो कि देशज लोक भाषा से एक तरह से विकसित ये शब्द माना जाता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा यहाँ पे कई बार प्रश्न देखने को मिल चुका है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या यहाँ पे 48 देखिए, इसमें पूछा गया था अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है। तो साथियों अनुस्वार नाक और मुंह से, खुद आप बोलकर देखिए, नाक और मुख दोनों से ही आपका होता है। जैसे अनुस्वार आप कहेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार में ऊपर जो यहाँ पे अंक का मात्रा देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा और मुख और नासिका दोनों का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो साथियों इसमें दिया गया काटने की गति, हालांकि ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो एक तरह से संज्ञा समूह के अंतर्गत आएगा और बड़ी है, तो ये क्रिया आपका है बड़ी है, ये कोई यहाँ पे विशेषण नहीं है। खूब, हाँ ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। खूब मतलब यहाँ पे परिणाम आपको देखने को मिला है, मात्रा का बोध करा रहा है, वह खूब पढ़ता है जैसे हो गया, वो खूब लिखता है ऐसे हो गया, या खूब अच्छी लगती है, तो ये आपका एक तरह से किस चीज का बोध करा है, उसकी विशेषण का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था साथियों अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो इसमें तुम्हारा जी ललचता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जी ललचता है, इसमें जो ललचना जो शब्द यहाँ पे आया है ये बिना क्रिया कर्म के प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। जैसे हाँ, हूँ और हूँ, अब इसमें यहाँ पे शब्द कौन सा सही है, तो इसमें आपका हूँ सही हो जाएगा, जो कि ये वाला सी ऑप्शन जो दिया गया ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन मैं के साथ ये प्रयुक्त होने वाला शुद्ध शब्द इसको बोला जाता है। जैसे लिखा जाता है मैं विद्यार्थी हूँ, तो लास्ट में जो यहाँ पे हूँ आता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, आगे खड़ी पाई होता है, तो इसी वाला यहाँ पे हूँ है और इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दुं प्लस आसन का रूप क्या है। इसका यहाँ पे छंदी विच्छेद, इसका यहाँ पे रूप पूछा जा रहा है कि पूरा ये शब्द क्या बनेगा, तो दुन शासन, ये आपका सही हो जाता है पहला ऑप्शन दुन शासन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है विसर्ग संधि देखने को मिली है, तो विसर्ग संधि के अनुसार इसका जो सही होगा दुन शासन, जो कि महाभारत के जो पात्र है उनका भी नाम यहाँ पे दुन शासन है, तो उसी से संबंधित आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया द्वितीय अक्षर के नीचे, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय आप यहाँ पे खुद यहाँ पे देखिए सक्रिय यहाँ पे है, तो सक्रिय की बनावट जो है तिरछी रेखा जो कि दूसरे अक्षर के नीचे नहीं लगी है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय अक्षर के नीचे, क्योंकि सक्रिय जो कि शब्द में जो र यहाँ पे आ रहा है उसका ये तिरछी रेखा वाला स्वरूप है, जो कि तीसरे अक्षर के नीचे प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था मैंने आशा को न जाने को कहा था पर मानी नहीं। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें किस चीज का बोध कराया जा रहा है, तो इसमें एक तरह से बोध कराया जा रहा है समुच्चय बोधक अवयव का, क्योंकि दो यहाँ पे स्वतंत्र आपको उपवाक्य देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे पर से जुड़ा हुआ है। देखिए मैंने आशा को न जाने को कहा था और यहाँ पे पर है वह मानी नहीं, मतलब ये जो पर है ये दो जो शब्द है उनको यहाँ पे जोड़ रहा है, दो वाक्यों को यहाँ पे जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ा है जो विरोध का भाव एक तरह से व्यक्त कर रहा है, तो ये विरोधावाचक संयुक्त वाक्य, और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है। एक आंख से देखना मतलब कि समान व्यवहार करना, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक आंख से देखना का अर्थ होता है सभी के साथ समान व्यवहार करना बिना किसी पक्षपात के न्यायपूर्ण दृष्टि से रखना, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। जैसे कि चांद सितारे, इसमें तो यहाँ पे हुआ है क्योंकि ऊपर यहाँ पे चंद्रबिंदु आपको देखने को मिला, बीच में हाइफन देखने को मिल रहा है, इसमें यहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पे चंद्रबिंदु की जरूरत है और यहाँ पे नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे कहेंगे चांद में अनुस्वार जो कि यहाँ पे अंक का मात्रा है इसका प्रयोग यहाँ पे सही है, पर यहाँ पे अनुस्वार यहाँ पे प्रयोग किया गया, जबकि शुद्ध यदि देखा जाए तो शुद्ध चांद जो होता है कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये जो आपका है चांद केवल अंक का मात्रा दिया गया है ये गलत है और क्वेश्चन में गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ पे हसमुख और हंसी ये सब कुछ सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है, ये ध्यान रखिएगा, केवल आपका यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 57 को,
ऊपर है प्रश्न संख्या 57, ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है डूबते को तिनके का सहारा, लोको की क्या अर्थ है, मैंने लोकोक्ति ये है और इसका ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा डुबके को तिनके का सहारा। इसका मतलब ये होगा साथियों कि विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाता है, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। कहने का मतलब ये लोकोक्ति जो यहाँ पे बनी है इसमें एक तरह से दिखाया जा रहा है कि कठिन समय में छोटी सी सहायता भी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गद्दांश यहाँ पे था, इसको आपने पढ़ा होगा और पढ़कर आपको आंसर यहाँ पे देना था, जिसमें यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर पहले पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे सीधे आंसर पे आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है गद्दांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे। तो उसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें दिया गया था लता जी का ध्वनि मुद्रिका, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गद्दांश में आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि श्रोता जो कि लता जी की ध्यान मुद्रिका को अधिक पसंद करेगा, क्योंकि उनमें मधुरता और गायिका का आकर्षण है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था गद्दांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है। तो 100% साथियों हमें गायकी देखने को मिलती है, क्योंकि गद्दांश में स्पष्ट लिखा है कि लता जी के प्रत्येक गीत में 100% गायकी विद्यमान है, मतलब कि उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण जो है गायकी है। इसलिए यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है गद्दांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है। तो उनकी विशेषता है स्वरों की निर्मलता। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।